हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे PGT एस्टेट हिंदी विषय का जो सिलेबस है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि 7 दिसंबर के जो एस्टेट की एग्ज़ाम डेट आ गई है, 7 दिसंबर और 8 दिसंबर को जो एस्टेट का एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। और एस्टेट का जो एग्ज़ाम है वो हर साल में एक बार ज़रूर कंडक्ट करवाया जाता है। और पिछले 2-3 सालों से तो ये लगभग इसका फिक्स हो गया है कि दिसंबर में ही इसका एग्ज़ाम ले लिया जाता है। पहले, इससे पहले की बात करें तो ये कई बार पोस्टपोन होता रहता था। और एस्टेट जो है इसकी वैलिडिटी भी हरियाणा में अब लाइफ टाइम कर दी है। एक बार क्लियर कीजिए तो आप हमेशा के लिए निश्चिंत रहिए। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है क्योंकि हरियाणा में जितने भी वैकेंसी निकलती हैं शिक्षक विभाग में PGT लेवल, PRT, TGT और PGT तीनों लेवल के लिए एस्टेट कंपलसरी है। ये तो आप सभी को पता ही होगा, लेकिन अदर स्टेट का अगर कोई स्टूडेंट देख रहा है तो उसके लिए ये बताना ज़रूरी है। तो देखो, आज की इस वीडियो लेक्चर में मुख्य तौर पर हम बातचीत करेंगे कि NCERT वर्सेस हिंदी साहित्य किसको इम्पोर्टेंस दे। हिंदी विषय वाले बच्चे किसको इम्पोर्टेंस दे, NCERT को इम्पोर्टेंस दे या फिर हिंदी साहित्य को दे। क्योंकि पिछली बार मैंने काफ़ी तैयारी अपने चैनल पर करवाई थी 1 महीने लगातार, और उसके बाद मेरे यहाँ से मैं यूट्यूब से लॉग आउट हो गई थी मेरी गलती की वजह से, और 1 महीने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल ब्लॉक हो गया था। तो जिसकी वजह से मैं अंतिम समय तक आप लोगों की तैयारी नहीं करवा पाई थी। और इस बार मैंने सोचा है कि अभी हम शुरू करेंगे, और आज की वीडियो में मैं बता दूंगी आपको कि PGT हिंदी का सिलेबस क्या है एस्टेट के लिए, और TGT हिंदी का सिलेबस क्या है। दोनों के लिए मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगी, और किस स्ट्रेटजी से आप अपना एस्टेट जो है PGT एस्टेट पहले ही प्रयास में निकाल सकते हैं, उस स्ट्रेटजी पर हम बात करेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे कि हमारा सिलेबस क्या है और हमारे चैनल पर आपको क्या मिल जाएगा और क्या कुछ मैं करवाने वाली हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बड़े ही धैर्य के साथ वीडियो को देखें। काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पर नॉलेज आज मिलने वाली है। और ये मेरा एक्सपीरियंस है, एक बार नहीं, कुल मेरा 4 या 5 बार मतलब एस्टेट क्वालिफाई है, PGT भी और TGT भी। लेकिन जितनी बार मैंने नहीं भरा कि 1000 रुपये फीस लगते थे, मैंने सोचा क्यों ही वो कि हर बार 1000 रुपये वेस्ट किए। तो जितनी बार भरा हर बार क्वालिफाई हुआ। तो इसके पीछे की जो स्ट्रेटजी थी वो भी मैं आज आपको ज़रूर बताऊंगी। तो आज हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक एंड शेयर करें, और इतना शेयर करें कि आपके हर एक दोस्त तक इसकी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर चैनल से पहले से जुड़े हुए हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और कमेंट करके बताएं कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम सिलेबस की बात कर लेते हैं, और जो आपको स्क्रीन पर सिलेबस दिखाई दे रहा है वो है PGT एस्टेट हिंदी का सिलेबस है। और एस्टेट की फुल फॉर्म होती है हरियाणा टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए ये है, और इसे लेवल 3 के नाम से हरियाणा में जाना जाता है। फर्स्ट जो लेवल होता है वो PRT का होता है, सेकंड जो लेवल होता है वो TGT का होता है, और थर्ड लेवल जो होता है वो PGT का होता है। फर्स्ट PRT, सेकंड TGT और थर्ड PGT। तो TGT सेकंड लेवल है। और शुरुआत करते हैं। आज हम PGT एस्टेट का ही सिलेबस लेकर आए हैं। तो ये आप सभी के सामने PGT हिंदी का सिलेबस जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। और ये इसकी वीडियो में एक पहले भी मैंने पिछले साल डाली थी, और ये अभी क्योंकि नया सिलेबस तो आया नहीं है, अगर नया आ गया हो तो भी मुझे ज़रूर बताना, लेकिन मुझे नहीं लगता। हाँ, एक बात आपको और बताना चाहूँगी कि पिछली बार यानी कि 2023 में पहली बार एस्टेट का सिलेबस दिया गया था। इससे पहले एस्टेट का ऑफिशियल कोई सिलेबस नहीं था, लेकिन पिछले साल से ऑफिशियल सिलेबस दिया गया है। तो वही सिलेबस मैं आप सबके साथ यहाँ पर लेकर आई हूँ, और चर्चा करेंगे आज इस सिलेबस पर। फिर हम बताएंगे कि NCERT पढ़नी है आपको या हिंदी साहित्य पढ़ना है। तो शुरुआत करते हैं पहले सिलेबस से। तो सब सिलेबस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पार्ट A, पार्ट B और पार्ट C। बस ये 3 हैं। और ये जो वो मैं सिलेबस बता रही हूँ, जैसा कि एस्टेट में आप सभी को पता होगा कि 60 नंबर जो है
तो कुल 150 नंबर का एस्टेट का पेपर होता है, जिसमें 90 मार्क्स में आपके 30 मार्क्स की साइकोलॉजी होती है, 30 मार्क्स की हिंदी और इंग्लिश होती है 15-15, और 30 मार्क्स का आपका 10 मार्क्स का हरियाणा जीके, 10 का मैथ और 10 की रीजनिंग होती है। तो इस प्रकार से ये आपके 90 मार्क्स हो जाते हैं। और आज जो मैं अब आपके पास सामने सिलेबस आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, वो सिलेबस मात्र 60 मार्क्स के लिए है। अब आप ये सोचेंगे कि वो 90 मार्क्स का है और ये 60 मार्क्स का है, तो मैं आपको ये बताऊंगी कि सबसे पहले कि मैंने कभी इस 90 मार्क्स वाले की तैयारी इतनी ज़्यादा नहीं की थी। हाँ, इसमें मैंने साइकोलॉजी ज़रूर पढ़ी थी। मैं हिंदी विषय वालों की स्ट्रेटजी बता रही हूँ, अदर सब्जेक्ट वाले भी स्ट्रेटजी फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं। तो जो मैंने 90 मार्क्स में से साइकोलॉजी की मैंने अच्छे से तैयारी की थी, उसके बाद देखो 60 मार्क्स की हिंदी साहित्य की मैंने जमकर तैयारी की थी, और मैंने स्पेशल एस्टेट के लिए तैयारी नहीं की थी, मैंने यूजीसी नेट की तैयारी की थी। तो ये जो 60 मार्क्स की तैयारी मेरी स्वतः ही हिंदी साहित्य की हो गई थी। तो 60 मार्क्स, 30 मार्क्स मैंने साइकोलॉजी के अच्छे से किए थे, और जब मैंने हिंदी व्याकरण की तैयारी करी 60 मार्क्स में, तो 15 मार्क्स मेरे हिंदी के भी अच्छे हो गए थे, जो कि कॉमन पार्ट में आती है। तो टोटल आपके मार्क्स हो गए ये कि 105। तो 105 की मैंने तैयारी की थी। हरियाणा जी की मेरी काफ़ी अच्छी थी, तो हरियाणा जी की मैं कभी अलग से नहीं पढ़ती थी, लेकिन हाँ, हरियाणा जी के पर काफ़ी कमांड थी। बाकी रीजनिंग मैथ की अगर मैं बात करूँ और इंग्लिश की, तो मैंने इनको कभी ना कोई कोचिंग ली, ना कभी कुछ मैंने कहीं से नहीं पढ़ा। तो इंग्लिश मैं वैसे ही कर आती थी, काफ़ी अच्छी है मेरी इंग्लिश भी ठीक ठाक, और उसमें मैं सच बताऊं तो कम से कम मेरा 15 में से मैंने 11 नंबर हमेशा लिए हैं। तो ये आप सोचेंगे कि मैम 105 में आपके मार्क्स से इतने कैसे आ गए, तो मैं सारा ही आपको यहाँ बताना चाहूँगी। तो क्योंकि हो सकता है कोई मेरी इस स्ट्रेटजी को फॉलो करना चाहे, तो ऐसे मैंने तैयारी की थी। एस्टेट मैंने कैसे किया था, एस्टेट जो हरियाणा जीके है, वो एक टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना किसी का भी, उसमें हरियाणा जीके की क्यूज चलती रहती हैं। आप हरियाणा जीके की कोई एक बुक लें, उसके 7 या 8 ही टॉपिक हैं, बटा हुआ है उसमें पूरा हरियाणा जीके की जो भी बुक है 7-8 चैप्टर में डिवाइड है, तो आप उसे पढ़ लें। और फिर जो टेलीग्राम चैनल पर ना कई चैनल बनाकर रखते हैं, वहाँ पर क्यूज आती रहती हैं, जैसे मेलों की, कभी धार्मिक स्थल की आ गई, कभी किसी चीज़ की आ गई। तो क्यूज से ना मैं इंटरेस्ट के तौर पर उन क्यूज को करती थी, जब भी आती रहती थी मैं क्यूज करती रहती थी। तो ऐसे टिप्स पे हरियाणा जीके हो गया था। ठीक है, तो ऐसे हरियाणा जीके मेरा पक्का हुआ। फिर मैंने 30 नंबर की जो साइकोलॉजी थी, इसके हार्डली मैंने सिर्फ खड़े 10 पेज इनका मेरे पास नोट्स थे, और इन्हीं से मैंने की, और 22 से 25 नंबर मैंने लिए, कभी 22 आ गए, कभी 23 आ गए, कभी 25 आ गए। ठीक है, बाकी अगर मैं 60 मार्क्स की बात करूं तो 60 में से हमेशा मेरे 44 या 45 मार्क्स आए हैं, इससे कम कभी नहीं आए। ठीक है, तो ये तो कुछ ऐसा था कि आपको इस तरीके से पढ़ना है, कहाँ से क्या पढ़ना है। अब मैं सिलेबस बताने से पहले एक बात आपको और बताऊंगी, इसी पर पहले चर्चा कर लेते हैं। NCERT कि एनसीईआरटी का भी सिलेबस दिया गया है वर्सेस हिंदी साहित्य, और ये भी बताऊंगी कि 2023 वाले बच्चों ने क्या गलती की थी। बाद में लास्ट टाइम में मेरा तो चैनल ब्लॉक हो गया था, इसलिए मैं बच्चों से डिस्कनेक्ट हो गई थी और मुझे नहीं पता चल रहा था, और बच्चों ने भी काफ़ी ये सोचा होगा कि मैम तो बड़ी धोखेबाज है वक्त पर। लेकिन मेरी प्रॉब्लम थी, मैंने मैसेज डाला भी, लेकिन 1 महीने बाद डाला था, फिर जब तक एग्ज़ाम की डेट जा चुकी थी। तो ये जो गलती पिछली बार की थी, उस गलती पर भी फोकस करना कि एनसीईआरटी वर्सेस हिंदी साहित्य। पिछली बार बच्चों ने क्या किया कि मैंने एनसीईआरटी पढ़ाना शुरू किया, क्योंकि मेरा तो काम था, क्योंकि मैं चैनल चला रही हूँ, तो मैं हिंदी साहित्य भी पढ़ाऊंगी और एनसीईआरटी भी। तो हिंदी साहित्य ऑलरेडी लगभग मैं चैनल पर डाल चुकी थी, और मैं एनसीईआरटी की वीडियो डाल रही थी। तो भाई एनसीईआरटी पे तो बच्चे इतने ज़्यादा मतलब मगन होकर पढ़ रहे थे कि एक एक वीडियो के 1 घंटे में 500, 600 व्यू आ जाते थे। तो उससे मैंने अंदाज़ा लगाया कि बच्चों ने पिछली बार एनसीईआरटी पर ज़्यादा फोकस किया। ठीक है, इस वजह से फिर बाद में कमेंट आए कि मैम एनसीईआरटी से तो बस इतने ही क्वेश्चन आए। तो मुझे पहले ही पता था, क्योंकि मैंने सिलेबस में, स्ट्रेटजी में सारा सब कुछ बता रखा था, लेकिन फिर भी बच्चों ने वो बात नहीं मानी। तो हिंदी साहित्य में मैं बता देती हूँ भाई, ये हिंदी साहित्य अकेला 60 मार्क्स का है आपका।
तो 60 मार्क्स में आपकी एनसीईआरटी भी शामिल है। अब ये मैं बताना चाहूँगी कि एनसीईआरटी कितने मार्क्स की आएगी। हार्डली आपके 6 या 7 क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं। उसके बाद अगर बात करूं 60 में से 6 या 7 नंबर आप निकाल दे तो बच गए आपके पास 52-53 नंबर। 52-53 नंबर में से आप 20 नंबर जो हैं 18 से 20 नंबर निकाल दें, हिंदी व्याकरण के आते हैं। इस तरीके से स्ट्रेटजी आपको बनानी पड़ती है। तो 12 में से 8 गए तो 4 और 3 में से 1 कितने बच गए ये 4 में से 2। तो लगभग 25 नंबर जो है ना आपके, देखो मैं आपको बताती हूँ, लगभग 25 से 30 आपके आ जाएंगे किस में से, आपके हिंदी साहित्य में से। लगभग 18 से 20 आपके आ जाएंगे किस में से, आपके हिंदी व्याकरण में से। फिर उसके बाद 7 या 6 या 7 नंबर आपके आ जाएंगे किस में से, जो मैं एनसीईआरटी बता रही हूँ। जैसे कि पीजीटी वालों के तो 9 to 12 तक की एनसीईआरटी आती है और टीजीटी वालों के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो 9 to 12 तक की एनसीईआरटी आती है। तो इसमें से 6 या 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एनसीईआरटी अगर आप पढ़ेंगे तो 2-3 महीने आपके एग्जाम के, 7 दिसंबर के आपके एग्जाम की डेट है, तो मुश्किल से आपकी एनसीईआरटी ही पूरी हो पाएगी। तो मैं आपको यहाँ पर ये सलाह दूंगी कि आप एनसीईआरटी पर इतना ज़्यादा फोकस ना करें और एनसीईआरटी को आप शॉर्ट समय में कैसे करें वो ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद आपको इन 2-3 महीने में ज़्यादा फोकस करना है हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण पर। अब बात आता है कि मैम हिंदी व्याकरण जो है ना थोड़ा सा टफ आता है। तो हिंदी व्याकरण को आसान बनाने के लिए एक ही बात है कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, आप तैयारी करने से पहले उन सभी के जो 15-15 मार्क्स की हिंदी व्याकरण आया हुआ है, आप एक बार उस पर जरूर नज़र डालें। उसके बाद जो 60 मार्क्स के अंदर आपका स्पेशल सब्जेक्ट स्पेशल के अंदर हिंदी व्याकरण आया हुआ है, उस पर भी आप जरूर फोकस करें। मतलब ओवरऑल मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप तैयारी करने बैठे उससे पहले आप 2 या 3 जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, आप उन्हें पूरी तरीके से एक बार रीड कर लें कि ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसका आता है आपको तो ठीक है, नहीं आता है तो भी ठीक है। आप एक बार सारे क्वेश्चन पेपर को देख लें, फिर आप देखना। ये मैं अपनी स्ट्रेटजी बता रही हूँ, मैंने वैसे कोई कोचिंग वोचिंग नहीं ली थी, मैंने ऐसे ही किया था और यही मेरी स्ट्रेटजी थी। इस स्ट्रेटजी को जिसने फॉलो किया सभी का एस्टेट क्वालिफाई हुआ है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि भाई मैम ने सही बताया था कि चाहे आप क्वेश्चन गिन लेना, मैंने गिन रखे थे 6 से, कभी 6 क्वेश्चन, कभी 5 या कभी 7। इस प्रकार से एनसीईआरटी से प्रश्न पूछे गए हैं, कभी 18, कभी 20, मैं 60 मार्क्स वाले में बता रही हूँ। इस प्रकार से कभी हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन पूछे गए और बाकी आपके हिंदी साहित्य के प्रश्न पूछे गए थे। तो इस प्रकार से आपको हिंदी व्याकरण वहाँ से देख लेना है। फिर जब आप हिंदी व्याकरण का कोई टॉपिक पढ़ेंगे तो टॉपिक में आपको परिभाषा नहीं पढ़नी, ज़्यादा से ज़्यादा आप एग्जाम्पल सोल्व कीजिए और जो डेफिनेशन होती है ना उसे अच्छे से पढ़िए। और जैसे कि आप विशेषण पढ़ रहे हैं तो विशेषण के जितने भी टाइप हैं उनकी डेफिनेशन पढ़कर और उनके एग्जाम्पल ज़रूर पढ़ें, 1-2 उसका एग्जाम्पल ज़रूर पढ़ें। फिर उसके बाद आप उसकी एक्सरसाइज करें। ठीक है, अब आप ये कहेंगे कि मैम हिंदी व्याकरण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहाँ से लाएं, तो मैंने अपने SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी डाल रखे हैं। तो एस्टेट के नाम से आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। अगर मैंने उसमें नहीं डाल रखे होंगे, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं अलग से प्लेलिस्ट बनाकर सारा एस्टेट की वीडियो उसमें आपकी ऐड कर दूंगी। जो टीजीटी की होंगी वो टीजीटी की ऐड कर दूंगी, जो पीजीटी की हैं उसकी भी एक अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगी। ठीक है, तो ये तो थी हमें कि एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है। एनसीईआरटी पे अब बात ये आती है कि मैम अगर एनसीईआरटी का हम एक एक टॉपिक ना पढ़े, एक एक चैप्टर ना पढ़ें, तो शॉर्ट में हम कैसे तैयारी करें। तो शॉर्ट की भी मैंने एक वीडियो डाल रखी है कि देखो इतना भी काफ़ी रहता है। जब मैंने एस्टेट का पेपर दिया तो मैंने कभी एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी और मुझे पता था 6 या 7 क्वेश्चन आते हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे कि एनसीईआरटी आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और उसमें एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं, तो उसमें 9th, 10th, 11th और 12th, तो 9th के जितने चैप्टर हैं, आप 9th की कोई बुक उठाइए, उसके कंटेंट पे आप चले जाइए। कंटेंट के पास आपको क्या मिलेगा, उसमें चैप्टर वाइज मिलेगा कि फर्स्ट चैप्टर जैसे कि ये प्रेमचंद का है, दूसरा पहला नमक का दरोगा है, दूसरा मियां नसरुद्दीन है, इस प्रकार से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको ये पढ़ लेना है। एक तो ये ध्यान रखना है कि ये जो पहला नमक का दरोगा पाठ है ये किसने लिखा है, फिर इस कहानी का उद्देश्य क्या है।
ठीक है, और उसमें थोड़ा बहुत पात्र वगैरह का अगर पता चलता है तो ठीक है, नहीं इतना। एक ये ध्यान रखना है कि नमक का दरोगा जो रचना है वो हिंदी की विधा की दृष्टि से क्या है, कहानी है, उपन्यास है या नाटक है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, और अगर आप अब ये कहेंगे कि मैम ये हमें कहाँ से मिलेगा, तो इसकी भी मैंने शॉर्ट में एक वीडियो बना रखी है जिसमें सभी के कंटेंट मैंने डाल रखे हैं और ये भी बता रखा है कि मैंने ये कहानी है कि ये नाटक है, ये क्या है। अगर आप फिर से भी चाहेंगे कि मैम इसके बारे में फिर से बनाइए तो मैं फिर से भी एक वीडियो बनाकर डाल दूंगी, क्योंकि मैंने अपने लिए बनाए थे तो वो नोट्स मेरे पास अभी भी कॉपी में पड़े हुए हैं, तो मैं फिर से वीडियो बना दूंगी। अगर आप ढूंढने में असक्षम हैं, चैनल पर जाकर वीडियोज में आपको वीडियो नहीं मिल रही है, या फिर मुझसे कमेंट करके पूछना, मैं उस वीडियो का लिंक आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है, तो इस हिसाब से आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। उसमें इतना ही पूछते हैं, थोड़ा सा एक प्रश्न इस प्रकार से पूछ लेते हैं कि इस कहानी का क्या उद्देश्य, जैसे कि 3-4 उस कहानी या उस रचना में से 3-4 पॉइंट दे देंगे और पूछ लेंगे कि कौन सा सत्य है या कौन सा असत्य है। तो ये नहीं कि आप 1 या 2 प्रश्न के लिए इतनी सारी एनसीईआरटी को आप पढ़ेंगे, अब समय बहुत ही कम है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है। अब हम बात करते हैं हिंदी साहित्य की। अगर आप एनसीईआरटी, फिर भी अगर कोई बच्चा ये चाहता है कि मेरा हिंदी साहित्य तो कंप्लीट तैयार है, मुझे तो एनसीईआरटी पढ़नी है, मैं पहली बार में अपना एस्टेट निकालना चाहता हूँ, तो भाई मैंने एनसीईआरटी पूरी चैप्टर टू चैप्टर पढ़ा रखी है। जितनी पढ़ा रखी है आप पढ़ लें। अगर फिर आपको लगता है कि इसमें ये चीज़ नहीं है तो फिर आप मुझे ज़रूर बताएं, मैं वो चैप्टर आपको पढ़ा के डाल दूंगी। लेकिन टीजीटी का तो मुझे पता है कि लगभग एनसीईआरटी मैंने वहाँ पर पढ़ा रखी है, और बाकी जो चैप्टर रह गए थे उसका रीज़न भी मैंने आपको बताया कि मेरा चैनल ब्लॉक हो गया था, मुझसे गलती से ही मैंने वो मतलब लॉग आउट कर दिया था। ठीक है, अब बात करते हैं कि हिंदी साहित्य हम कैसे पढ़ें और हिंदी साहित्य हिंदी विषय वालों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो भाई अगर आप हिंदी के टीचर बनना चाहते हैं तो आप कभी भी एस्टेट को इधर उधर से पास करने की कोशिश ना करें। आप कोशिश करें कि हिंदी साहित्य को पढ़कर ही मैं मेरा हिंदी का एस्टेट क्वालिफाई करूं। क्यों? क्योंकि हिंदी साहित्य पे जब तक आपकी पकड़ नहीं बनेगी तब तक आप मान लो अगर आप एस्टेट निकाल भी लेते हैं साइकोलॉजी की हेल्प से या हिंदी इंग्लिश की हेल्प से या मैथ रीजनिंग की मदद से या हिंदी इंग्लिश व्याकरण की मदद से, तो फिर हिंदी साहित्य के जब आप टीचर बनने जाएंगे, जब आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, आप एडवर्टाइजमेंट के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे और उसके बाद आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, तब आपका ये सिर्फ सब्जेक्ट पूछा जाएगा और तब आपकी सबसे बड़ी कमजोरी आपको महसूस होगी। तो ये ध्यान रखना, हिंदी साहित्य की क्या करनी है, आपको अपनी तैयारी करनी है। तो हिंदी साहित्य पे अच्छा खासा फोकस करना है, हिंदी साहित्य पे पूरा ध्यान देना है। अब हिंदी साहित्य की बात करें तो इसको 4 काल, आप कहेंगे कि मैम हिंदी साहित्य तो बहुत ज़्यादा है, उसमें हम क्या क्या पढ़ें। तो हिंदी साहित्य को अगर मैं बात करूं तो 4 कालखंडों में हम बांटते हैं। एक आदिकाल है, देखना मैं अच्छे से बता रही हूँ, आदिकाल, दूसरा भक्ति काल, और फिर तीसरा है आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, और फिर है आधुनिक काल। ठीक है, फिर है आधुनिक काल। तो ये 4 काल, आधुनिक काल को फिर से 2 भागों में बांटते हैं। जैसे कि आपको क्या क्या पढ़ना है मैं वो बता रही हूँ। आधुनिक काल को फिर से हम 2 भागों में बांट देते हैं, एक आपका गद्य खंड और दूसरा आपका पद्य खंड। तो पद्य खंड को फिर से डिवाइड करें तो भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता, तो ये पद्य के अंदर पढ़ने हैं। और गद्य के अंदर बात करूं तो कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध, ये जितनी भी गद्य अन्य गद्य विधाएं हैं, जैसे रिपोर्टाज है, संस्मरण है, कहानी है, नाटक है, निबंध है, उपन्यास है, ये सब आपको, जीवनी है, डायरी है, ये सब गद्य के अंतर्गत आ जाती हैं। तो ये आपको पढ़ना है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। एक गद्य खंड अगर आपका मजबूत हो जाता है, नाटक, उपन्यास, कहानी और निबंध अगर आपके मजबूत हो जाते हैं, तो ये समझ ले कि आप एक अच्छा खासा गढ़ सा जीत लेते हैं एस्टेट को क्वालिफाई करने के लिए। फिर आदिकाल, देखो आदिकाल बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है।
आदिकाल के अंतर्गत आपका आदिकाल के अंदर जो शुरुआत है वो आपको पढ़ना है। उसके बाद आदिकाल के अंदर रासो साहित्य, नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, ये सब आपका आदिकाल के अंतर्गत आपको पढ़ना है। उसके बाद भक्तिकाल, भक्तिकाल के अंदर कृष्ण काव्य और राम काव्य, दो काव्य आ जाते हैं, वो आपको पढ़ने हैं। उसके बाद रीतिकाल बेचारा अपने आप में एक छोटा सा काल है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, 8-10 या 10-12 लगा लें, इसके कवि हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और अक्सर उन्हीं से आपके पेपर में पूछा जाता है। तो रीतिकाल आपका मुश्किल से 4-5 दिन का है, रीतिकाल आप उससे कर लें, ठीक है। उसके बाद आधुनिक काल मैंने आपको अभी बताया, तो ये सब आपको इतना पढ़ना है। तो आप ये कहेंगे कि मैम ये हमें कहाँ से मिलेगा, तो गद्य खंड मैंने अपने चैनल पर कंप्लीट करवा रखा है और पद्य खंड भी आदिकाल को 2 खंडों में बांटे, तो पद्य काल भी मैंने कंप्लीट करवा रखा है। आप वहाँ से पढ़ें, इस सिलेबस को देखें, इसके अनुसार आप टॉपिक उठाएं, ठीक है, और फिर उसमें से आप पढ़ें, ठीक है। तो आप यहाँ से पढ़ना शुरू कर दें। एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं तो एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर दें, ठीक है। और हिंदी व्याकरण भी मैंने पढ़ा रखा है। उसके बाद हिंदी साहित्य में एक हिंदी भाषा एवं साहित्य, तो हिंदी भाषा का एक अलग से अपना चैप्टर है। इसके अंतर्गत हिंदी भाषा भी है और साहित्य भी है। तो यहाँ पर हिंदी भाषा का उद्भव और विकास एज इट इज़ मैंने यहाँ पर वीडियो डाल रखी है। हिंदी और उसकी बोलियाँ, इस पर भी वीडियो डाल रखी है। उसका सामान्य परिचय, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियाँ, एज इट इज़ ऐसे की ऐसे इसी टॉपिक से आपको वीडियोज़ मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। आप चैनल पर जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर आप जैसे वहाँ पर होती है ना, होम होता है, फिर वीडियो होती हैं, फिर प्लेलिस्ट होती हैं, पोस्ट या कम्युनिटी होती है, तो आप यहाँ वीडियोज़ में जाएं। प्लेलिस्ट में भी आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सारी वीडियोज़ इकट्ठी मिल जाएंगी। और अगर आप वीडियोज़ में जाएं तो ऐसे ऐसे स्क्रॉल करके और फिर आप नीचे जाएंगे तो 8-7 महीने के नीचे आपको ये सारी वीडियोज़ वहाँ पर मिल जाएंगी। मेरे चैनल पर बहुत ज़्यादा पुराना चैनल नहीं है, ठीक है। इतिहास लेखक, काल विभाजन एवं नामकरण, ये वीडियो भी सेम टू सेम मिलेगी। हिंदी साहित्य का आरंभ एवं विभिन्न कालखंडों का प्रवृत्तिगत इतिहास, तो हर कालखंड की मैंने प्रवृत्ति भी डाल रखी हैं। मुख्य काव्य धाराएं, प्रतिनिधि कवि एवं रचनाएं, विशेषताएं, हिंदी गद्य का उद्भव और विकास और गद्य की विभिन्न विधाएं। अब गद्य आप समझ गए होंगे, इस गद्य के अंतर्गत क्या आएगा, जो मैंने आपको अभी बताया, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, निपोरता, संस्मरण, डायरी, जीवनी, आत्मकथा, ये सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे। और इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा, जो ये कह रखा है मुख्य काव्य धाराएं, इसके अंतर्गत आपका जो भक्ति काल है, आदि काल है और जो आपका रीति काल है, वो सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे, क्योंकि ये सारा काव्य के अंतर्गत है। और काव्य में आपको जैसे कि आधुनिक काल में मैंने आपको पद्य खंड बताया, वो सारा भी इसके अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे, मैंने अच्छे से समझा दिया है। अब आप वीडियो देखें और अपनी स्टडी को तैयारी को शुरू कर दें। उसके बाद पाठ्यक्रम में संकलित रचनाओं की जानकारी, यानी कि आपके पाठ्यक्रम में कौन कौन सी रचनाएं, अब क्षितिज और कृतिका, आरोह एवं वितान पुस्तकों में संकलित। अब ये और बता देती हूँ कि ये कहाँ से हैं, ये आपको कहाँ से मिलेंगे। तो जो क्षितिज है वो 9th और 10th में लगती है, और जो कृतिका है वो भी 9th और 10th में ही लगती है। ये दोनों किताबें 9th और 10th एनसीईआरटी की बुक्स हैं। उसके बाद आरोह और वितान की बात करें तो आरोह 11वीं और 12वीं में पाठ्यक्रम के तौर पर लगाई जाती है, और उसी के साथ में वितान भी 11वीं 12वीं में लग रही है। अभी आप एनसीईआरटी की बुक यहाँ से देखेंगे तो ठीक है, तो समझ गए होंगे ये कहाँ से पढ़नी है। अगर आपको क्षितिज के सारे एमसीक्यू चाहिए, कृतिका के सारे एमसीक्यू चाहिए, आरोह भाग के सारे एमसीक्यू चाहिए, तो ये सारी वीडियोज़ मैंने डाल रखी हैं। आप डिटेल भी ना पढ़े तो एमसीक्यूज एक बार ज़रूर पढ़ जाएं, ठीक है। तो ये सारी मैंने वीडियोस डाल रखे हैं और चैप्टर भी पढ़ा रखे हैं। उसके बाद आता है पुस्तकों में संकलित काव्य एवं गद्य रचनाओं पर आधारित प्रश्न। तो इसी पर ये ना अलग से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, जब आप हिंदी साहित्य पढ़ लोगे तो ये सारा अपने आप आपका हो जाएंगे। क्षितिज, कृतिका, आरोह एवं वितान पुस्तकों में संकलित कविताओं के काव्य सौंदर्य, भाव एवं कला पक्ष, तो ये सब आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। प्रश्न आपसे वैसे ही पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद कृतिका, आरोह एवं वितान संकलित, ये हो गया। विषय वस्तु से संबंधित प्रश्न एक जरूर पूछा जाता है। पाठ्यक्रम में संकलित गद्य विधाओं का परिचय,
तो गद्य विधाएं कौन कौन सी हैं जो पाठ्यक्रम में है, मैंने बताया जैसे कहानी है, नाटक है, उपन्यास, निबंध है, इस प्रकार की रचनाएं गद्य में आ जाती हैं। प्रमुख व्यक्तित्व एवं उनके कौशल के परिचयात्मक ज्ञान पर आधारित प्रश्न, कहानी का नाट्य रूपांतरण, अब ये आ जाते हैं 11वीं 12वीं में एक और किताब लगती है अभिव्यक्ति और माध्यम। तो ये जो चैप्टर हैं कहानी का नाट्य रूपांतरण, रेडियो नाटक और हिंदी पत्रकारिता के विविध आयाम पर आधारित प्रश्न, ये आपके हैं सारे अभिव्यक्ति और माध्यम में से। ठीक है, तो अव्यक्ति और माध्यम के 3-4 चैप्टर हैं, ज़्यादा नहीं है। अव्यक्ति और माध्यम की पुस्तक 11वीं में भी लगती है और 12वीं में भी। ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ से हमारा हिंदी व्याकरण शुरू हो जाता है। पर्यायवाची है, विलोम, अनेकार्थक, वाक्यांशों, एक शब्द पर आधारित प्रश्न। अब देखो, हिंदी व्याकरण सभी का अक्सर कमजोर होता है, क्योंकि जो उस टाइम के पहले के टाइम के पढ़े हुए हैं, अब वालों को तो हिंदी आती ही नहीं है। और जो पहले हिंदी पढ़े हुए हैं तो भाई वो पहले के टाइम में सरकारी स्कूल में जाते थे और NR ऐसे गे तक सिखा दिया और हिंदी पढ़नी सिखा दी, बस उसके बारे में, हिंदी व्याकरण के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने किया था, मैंने सबसे पहले अपनी कॉपी में पर्यायवाची लिखे, कम से कम 300-400 पर्यायवाची लिखे, और उन पर्यायवाची में 2-2 पर्यायवाची वो लिखे मैंने जो मुझे नहीं आते थे, वो पर्यायवाची मैंने पहले सॉल्व किए। उसके बाद आप देखो, अपनी शब्दावली को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। आप चाहें कि हिंदी व्याकरण हमारा मजबूत हो तो आप अपनी शब्दावली को ज़्यादा अच्छा करें, मतलब शब्दों के अर्थ के बारे में आपको जितना ज़्यादा पता होगा, जैसे कि पर्यायवाची, विलोम, श्रुति संभिन्नार्थक, अनेकार्थी शब्द, ये शब्द शब्दावली में आ जाते हैं, तत्सम, तद्भव। तो अपनी शब्दावली को मजबूत करें। ठीक है, सबसे पहले आप पर्यायवाची याद करें, फिर विलोम याद करें, फिर अनेकार्थक पढ़ें, फिर वाक्यांशों के लिए एक शब्द पढ़ें। इतना सब अगर आप पढ़ लेंगे, कुछ मैं ये नहीं कहती, आप ये कहेंगे कि हर बुक में अलग अलग दे रखें, आप किसी एक बुक को अपना सोर्स बनाइए और उसी से आप अपनी पढ़ाई शुरू कर दे। बस आपको इधर उधर नहीं भटकना। फिर आप ऑप्शन करके अपने प्रश्नों को जरूर सॉल्व कर लेंगे इतना पढ़ने के बाद। ठीक है, तो ऐसे ये सब आपको याद करने वाली चीज़ें हैं और ये याद करनी पड़ेंगी समझकर। उसके बाद बात करते हैं काव्य शास्त्र एवं व्याकरण। तो काव्य शास्त्र से बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, ये थोड़ा सा आपको वैसे ही दे रखा है। तो काव्य गुण से प्रश्न पूछ लिया जाता है, काव्य दोष ये मैंने सारे पढ़ा रखे हैं अपने चैनल पर। जो काव्य रीतियां हैं ये भी पढ़ा रखे हैं, सारे अलंकार पढ़ा रखे हैं जो यहाँ दे रखे हैं और ट्रिक के साथ पढ़ा रखे हैं। आप तुरंत देखते ही उन्हें टिक करेंगे और आप चाहेंगे कि मैम एक बार ट्रिक से हमें फिर से अलंकार करवा दें, तो केवल एक ट्रिक की वीडियो मैं लेकर आऊँगी और आप तुरंत उन अक्षरों को देखेंगे और अलंकार आप टिक कर देंगे। ठीक है, शब्द शक्तियों के भेद, शब्द शक्ति मैंने पढ़ा रखे हैं, चैनल पर वीडियो मिल जाएंगी। काव्य हेतु, काव्य गुण, काव्य दोष, काव्य रीतियाँ, ये सारी के सारी मैंने यहाँ तक अपने चैनल पर पढ़ा रखा है। ठीक है, उसके बाद बात करें छंद की। छंद एक इम्पोर्टेंट अपने आप में प्रश्न है और पीजीटी में एक छंद से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो छंद का जो वीडियो है ना, अगर जिसने चैनल पर पढ़ लिया तो वो ये कहेगा कि मैम आज पहली बार हमें छंद समझ में आए हैं। तो छंद की वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। उसके बाद रस भी पढ़ा रखा है, रस के अवयव भी मिल जाएंगे, रस निष्पत्ति पर भी वीडियो बना रखी है और इतनी ज़बरदस्त बना रखी है कि आप पढ़ते रह जाएंगे। मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, आप ज़रूर देखें। फिर कमेंट करके पूछ लें कि मैम रस की वीडियो नहीं मिल रही, तो मैं उस पर लिंक शेयर आपके पास कर दूंगी। ठीक है, उसके काव्य रीति स्वरूप, ये वर्ण, फिर वर्ण विचार है, अशुद्धि की पहचान करना। हाँ, अशुद्धियों वाले एक वीडियो डालना है मुझे, और संधि करवा रखे हैं, समास भी करवा रखे हैं, लेकिन वो जब उस टाइम बच्चे जुड़े हुए नहीं थे, मैंने ऐसे ही पढ़ा के डाल दिया था। आप लोग कहेंगे तो मैं फिर से यहाँ पर पढ़ा दूंगी। विकारी शब्द भी पढ़ा रखे हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण भी आपको मिल जाएंगी। क्रिया का टॉपिक मैंने नहीं पढ़ाया है, अविकारी पढ़ा रखे हैं। ठीक है, तो अविकारी के ये सारे भेद दे रखे हैं और कुछ नहीं है। उसके बाद पद है, पद भी मैंने पढ़ा दिए हैं। तो ये सारी की सारी वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। मुहावरे और लोकोक्तियाँ पढ़नी हो तो बता देना भाई, इस पर वीडियो नहीं डाली है, अक्सर पेपर में पूछी जाती हैं, तो इस पर भी वीडियो डाल दूंगी। फिर औपचारिक अनौपचारिक पत्रों पर प्रश्न, ये प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं स्टेट में।
ठीक है, ये सिलेबस है। तो ये पीजीटी का सिलेबस आज हमने आपके साथ डिस्क्राइब किया। और अगर आप एक एक टॉपिक के बारे में ढंग से और जानना चाहते हैं, क्योंकि आज तो मैंने इस वीडियो में और भी बहुत सी बातें बताई हैं, तो आप ये चाहते हैं कि हमें एक एक लाइन का मैम बताए कि कहाँ पर क्या है, तो मेरी एक वीडियो है पहले से जो मैंने बना रखी हैं, वो मैं आपके पास लिंक शेयर कर दूंगी। आप ज़रूर कमेंट करके बताएं कि मैम वो आप एक प्लेलिस्ट बना दें और उसमें सारी डाल दें, तो मैं वहाँ पर डाल दूंगी। सारी वीडियोज़ आपको ऑलरेडी मिल जाएंगी। ठीक है, तो आज ही हमने पीजीटी के सिलेबस पर स्ट्रेटजी पर डिस्कस किया है। सेम कुछ ऐसे ही टीजीटी की रहने वाली है और टीजीटी का सिलेबस भी, इस पर आपको कल वीडियो मिल जाएगी। तो दोस्तों, अगर कोई भी बात रह गई हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें। अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं, जो मैंने बताई है वो रणनीति, और आज से ही चालू कर दें और हिंदी साहित्य सबसे पहले पढ़ना शुरू कर दें। हिंदी व्याकरण भी मैंने बताया। और आप ये चाहते हैं कि आपको इस तरीके से सिलेबस मिल जाए या कोई महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैं डालती रहूं, तो आप SY हिंदी प्लेटफॉर्म नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, और आप टेलीग्राम चैनल को वो ज्वाइन कर लें। मैंने व्हाट्सएप चैनल भी बनाया है, ये भी काफ़ी सेफ़ है। व्हाट्सएप चैनल ज़्यादा सेफ़ है, लेकिन व्हाट्सएप चैनल पर जब मैं PDF शेयर करती हूँ तो वो नहीं हो पाती हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल कहीं पर भी बैन नहीं हो रहा है, ना कहीं बंद हो रहा है, अभी चालू है। तो आप अपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें। SY हिंदी प्लेटफॉर्म नाम से आप टेलीग्राम चैनल सर्च करें, टेलीग्राम पर जाकर ऐप आप डाउनलोड कर लें और फिर उस पर आप सर्च करें, उसे ज्वाइन कर लें। वहाँ पर ये सिलेबस मैं डाल दूँगी और जो महत्वपूर्ण वीडियोज़ होंगी वो मैं वहाँ पर डाल दूँगी और आप देख लेना। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और कमेंट करके बताएं। चैनल पर अभी तक अगर आप बिना सब्सक्राइब किए हुए बैठे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।